अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कहीं भी, आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इस चैनल को अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस किरण ने इंडिया से शेयर की है। 1980 चल रहा था और ये जो किस्सा है ये उत्तर प्रदेश के करीब एक गांव मौजूद था, वहां का किस्सा है। ये एक छोटा सा गांव था और यहाँ पे तकरीबन 80 से 100 के करीब घर मौजूद थे। 1980 में इस गांव में बिजली मौजूद नहीं थी और अक्सर जो गांव के लोग थे वो 7 बजे तक या 8 बजे तक सो जाया करते थे। किशन के जो फादर थे वो उसको कहा करते थे कि तुम भी कोशिश किया करो कि जितने भी काम हैं सूरज ढलने से पहले मुकम्मल कर लो, ताकि तुम वक्त पे घर आ सको और जल्दी सो सको। लेकिन किशन शुरू से ही गैर जिम्मेदार था, माँ बाप का नाफरमान था और वो हमेशा घर आने में देर कर दिया करता था। वैसे ही दिसंबर चल रहा था और ये सर्दियों की एक रात थी। किशन को किसी काम से दूसरे गांव में भेजा गया था। हालांकि किशन को कहा गया था कि तुम्हें किसी भी कीमत पे सूरज ढलने से पहले वापस आना है, लेकिन वो इतना लाबाली था कि जब वो उस गांव से निकला तो उस वक्त ही सूरज ढलना शुरू हो चुका था। खैर, किशन आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। किशन के चारों तरफ बहुत सारे खेत मौजूद थे और एक तरफ एक झील थी जो साथ साथ चल रही थी। जैसे जैसे किशन अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो सर्दी का एहसास था वो बढ़ता चला जा रहा था। और आज किशन को लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स की बात पता नहीं क्यों नहीं मानता। मुझे चाहिए कि मैं उनकी बात मानूं और जैसे वो कहते हैं मैं वैसा किया करूं। खैर, इन्हीं ख्यालात में जैसे जैसे वो मज़ीद आगे बढ़ रहा था तो एकदम से उसको खेतों में मूवमेंट महसूस हुई। अब इसके करीब जवार में जो खेत मौजूद थे वो एकदम से न सिर्फ हिल रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद कोई जंगली जानवर है जो इन खेतों में मौजूद है। इससे पहले कि वो उस जंगली जानवर को देख पाता, एकदम से किशन ने महसूस किया कि इसके चारों तरफ एक रोशनी है जो एकदम से तेजी से गुजर रही है। कभी वो इसके उल्टे हाथ की तरफ से आती और सीधे हाथ की तरफ जाके गायब हो जाती, कभी वो रोशनी सीधे हाथ की तरफ से आती और पीछे की तरफ जाके गायब हो जाती। आप कह सकते हैं कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, यानी कि यूएफओ था, जो एकदम से इसके कभी पीछे की तरफ से गुजरता, कभी एकदम से इसके सामने आ जाता। और ये जो रोशनी थी बड़ी अजीब सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि रोशनी नहीं है बल्कि कोई रोशनी का हेवला है जो इसके ऊपर से या इसके सामने से गुजर रहा है। अब जैसे जैसे ये जो रोशनी थी मुसलसल इसको अपने करीब जवार में नजर आ रही थी, तो उसको वो खौफ में मुब्तला कर रही थी और इसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी और कैसी रोशनी है जो एकदम से नजर आ जाती है और एकदम से गायब हो जाती है। ये बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा था और अब इसकी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से मैं अपने गांव या अपने घर पहुँच सकूं। इसी दौरानिए में एकदम से वो जो रोशनी थी वो फिजा में गायब हो गई और अब इसको कुछ देर तक इत्मीनान रहा कि शुक्र है कि ये जो भी मखलूक थी या जो भी रोशनी थी यह मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी इसको चलते हुए मज़ीद 5 या 6 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से इसने महसूस किया कि इसके सीधे हाथ की तरफ से एक रोशनी का हैवला नुमा है
जो एकदम से इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे ही वो रोशनी इसके मजीद करीब आ रही थी तो उसको अंदाजा हो रहा था कि जो रोशनी है यह हिस्सा हिस्सा दो हाथों में तब्दील होती चली जा रही है। यानी जब ये रोशनी इसके बिल्कुल करीब पहुंची तो उसने देखा कि दो लंबे लंबे हाथ हैं जो रोशनी के बने हुए हैं और वो एकदम से इसके गले पे आके इसके गले को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही इसको अपने गले पे रोशनी महसूस हुई या ऐसा लगा कि किसी ने इसके गले को पकड़ा है तो एकदम से ये कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह इन हाथों को अपनी गर्दन से हटा सके। इसी दौरानिए में ये जो रोशनी थी, ये जो दो हाथ थे, इन हाथों ने इसके मुंह पे, इसके पूरे जिस्म पे स्क्रैचेस मारना शुरू कर दिए। अब ये सिर्फ दो रोशनी पे मुश्तमिल हाथ थे जो मुसलसल इसके चेहरे पे, इसके जिस्म पे हमला कर रहे थे और उन हाथों की उंगलियों में बहुत बारीक बारीक, बहुत पतले पतले नाखून मौजूद थे। और ये जो नाखून थे जैसे जैसे इसके जिस्म से या इसके चेहरे से टच हो रहे थे तो इसका मुंह ना सिर्फ छिलता चला जा रहा था बल्कि इसके मुंह से, इसके सीने से खून रसना शुरू हो चुका था। किशन की एक अजीब सी हालत थी और इसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी मखलूक है जो एकदम से इसके ऊपर ना सिर्फ हमलावर हो चुकी है बल्कि बुनियादी तौर पे वो इसके मुंह को नोचने की कोशिश कर रही है। खैर वो मुसलसल तेजी से भाग रहा था और ना सिर्फ भाग रहा था बल्कि हनुमान चालीसा का जिक्र कर रहा था। जैसे तैसे गिरता पड़ता बिला आखिर किशन अपने गांव पहुंचा और गांव पहुंचने तक या उसके घर के अंदर दाखिल होने तक मुसलसल वो जो रोशनी पे मुश्तमिल हाथ थे वो इसको ना सिर्फ नाखूनों से जख्मी कर रहे थे बल्कि अब तक ये तकरीबन 50% जख्मी हो चुका था। अब जैसे ही ये घर के करीब पहुंचा इसने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। इसके जो पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी जाग रहे थे और इसके आने का इंतजार कर रहे थे। खैर जैसे ही इसने दरवाजा पीटना शुरू किया तो उन्होंने फौरन से दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वो ये देख के हैरान हो गए कि इनका जो बेटा था उसके चेहरे की जगह जगह से खाल उतरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह को किसी ने नोच लिया है। अब जो उसकी माँ थी उसने ये हालत देख के फौरन से रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसका जो बाप था वो बहुत बहादुर बाप था। उसने सबसे पहले गेट बंद किया, अपने बेटे को फर्स्ट एड देने की या उसके चेहरे पे दवाई लगाने की कोशिश करने लगा। खैर जैसे जैसे कुछ देर के बाद किशन की जो हालत थी वो कुछ बेहतर हुई, लेकिन उसका मुंह का जो 80% हिस्सा था वो ना सिर्फ जख्मी हो चुका था बल्कि इसके साथ साथ उसके सीने, उसके बाजुओं पे भी स्क्रैचेस के निशानात मौजूद थे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यह मुंह नशवा का पहला वाकया था और उसके बाद से मुसलसल पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे इस गांव में इस तरह के यूएफओस नजर आने लगे। ये जो रोशनियां थी, ये जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे, ये वैसे ही रोशनी की सूरत में नजर आते। पहले लगता कि जैसे कोई हवा में हैवला मौजूद है और जैसे ही ये आपके करीब पहुंचते तो सिर्फ दो हाथ होते जो रोशनी पे मुश्तमिल होते और वो हाथ आपके जिस्म को नोचने की, खास तौर पे मर्दों के चेहरों को नोचने की कोशिश करते। अब शुरू में ये जो वाकयात थे ये सिर्फ मर्दों के साथ पेश आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो मगरिब के बाद अक्सर औरतों ने भी इस तरह के वाकयात को विटनेस किया। कहा जाता है कि ये जो दो हाथ नजर आते थे, ये जो रोशनी का हैवला नजर आता था, वो औरतों को मखसूस जगह से जख्मी करने की कोशिश किया करते थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर पे इस गांव के अंदर, ये मिथ, ये कहानी, ये स्टोरी मशहूर है और कहा जाता है कि आज भी इस दौर में भी कहीं कहीं मुंह नचवा के ये जो वाकयात हैं ये पेश आया करते हैं। ये एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो आज भी इंडिया के अंदर मौजूद है और 1980s के दौर में या उसके बाद के दौर में जितने भी लोग थे उन्होंने इन सब वाकयात को न सिर्फ अपनी आंखों से विटनेस किया था
बल्कि ये जो यूएफओस थे इन्होंने बहुत सारे लोगों को इस कदर जख्मी कर दिया था कि बिला आखिर कुछ टाइम गुजरने के बाद इन सब की डेथ हो चुकी थी। इसी तरह गाइस मुख्तलिफ गांव इंडिया के अंदर मौजूद हैं जहां पे बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हैं। कुछ गांव के बारे में कहा जाता है कि वहां पे रात में आत्माएं घूमा करती हैं, जबकि कुछ गांव के बारे में कहा जाता है कि उस एरिया में या उन खेतों में रात के औकात में डायन नजर आती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि जिन वाकयात को सुन के आपके लिए उन पे यकीन करना या उनको मानना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, मुझे यकीन है कि जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो जो लोग इंडिया में रहा करते हैं शायद उनको इस बारे में पता हो, लेकिन जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहा करते हैं वो यकीनन ये स्टोरी सुन के सोचेंगे ज़रूर कि भला ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली आसाम की स्टोरी है। आसाम बेसिकली इंडिया में एक स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वाक़या है। ये जो आसाम है ये मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मशहूर है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा प्लांटेशन, या यहाँ पे जो बहुत सारा हिस्सा है वो ग्रीनरी पे या गांव पे या खेतों पे मुश्तमिल है। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये किस्सा बेसिकली जातिनगा विलेज का है। और ये जो जातिनगा विलेज है ये इंडिया के आसाम स्टेट के अंदर एक छोटा सा गांव है। 1997-98 की बात है। मॉनसून का सीजन चल रहा था। एक लड़का जिसका नाम राहुल था वो अपनी फैमिली के हमरा एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में जातिनगा विलेज आया करता था। खैर, जब ये जातिनगा विलेज के करीब पहुंचा तो रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और इसने सोचा कि करीबी कोई होटल या कोई मोटल देख के यहाँ पे रुक जाते हैं और ये जो रात है यहाँ पे गुजार देंगे। खैर, इसने जब करीबो जवार का जायजा लिया तो इस विलेज से तकरीबन 10 या 8 किलोमीटर दूर के फासले पे एक छोटा सा मोटल मौजूद था। इन्होंने रात गुजारने के लिए उस मोटल में एक कमरा ले लिया। अब जब ये उस मोटल में गए तो बड़ी नॉर्मल सी रात थी और ये रात जब इन्होंने गुजारी और जब सुबह हुई तो नाश्ता करने के बाद ये दोबारा से अपने सफ़र पे रवाना हो गए। ये बताते हैं कि जब हम नाश्ता करने के बाद सुबह निकले तो सबसे पहले 8 या 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जैसे ही हम जातिंगा विलेज के रोड पे आए तो हमारे दोनों तरफ खेत या हरियाली मौजूद थी। हमने देखा कि ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर बेतहाशा परिंदे मौजूद हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़मीन पे पड़े हुए और तड़प रहे हैं। हालांकि जब भी गाड़ी किसी जगह से गुजरा करती है और अगर सामने रोड पे परिंदे मौजूद हो तो वो गाड़ी के पहुंचने से पहले ही उड़ जाया करते हैं। लेकिन हालांकि जो हमारी कार की स्पीड थी वो 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान थी और जब हम उन परिंदों के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उसके बावजूद भी वो जो परिंदे थे वो वहीं पे ही ना सिर्फ पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बारी बारी वो एक एक करके मरना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो मंजर था ये बड़ा स्ट्रेंज मंजर था, नाकाबिले यकीन मंजर था। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को साइड में रोका और साइड में रोकने के बाद मैं अपनी फैमिली के हमरा जब बाहर निकला तो वाकई में इस रोड के ऊपर तकरीबन 450-500 के करीब परिंदे जगह जगह पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनमें से जो कुछ परिंदे थे उनके पर टूटे हुए थे, कुछ परिंदों की गर्दनें टूटी हुई थीं और कुछ परिंदे इस हालत में थे कि उनकी आधी आधी बॉडीज मौजूद थीं। ये जो कुछ मंजर हमारे सामने था ये नाकाबिले यकीन था और बड़ा ही हैरान कुन था। ऐसा हो सकता है कि कभी आप सफ़र में जा रहे हो तो कोई परिंदा ज़ख्मी हो जाए या कोई चील वगैरह उस पर हमला कर दे तो उसके जिस्म का आधा हिस्सा बचा हुआ हो।
या चले आप ये भी कह सकते हैं कि परिंदा अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो उसकी गर्दन मुड़ सकती है। लेकिन हमारे सामने जो मंजर था उसके मुताबिक सैकड़ों परिंदे थे जो उस रोड पे या उस जातिंगा विलेज के रोड पे मौजूद थे, और सबकी ही हालत देख के लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। अब कुछ देर तक हमारी समझ ही नहीं आया कि गाड़ी इनके ऊपर से चलाते हुए गुजर जाए या फिर क्या करें। खैर, हम लोगों ने सोचा कि बजाय इसके कि हम गाड़ी मजीद आगे लें, हम ऐसा करते हैं कि जो गांव का अंदर का रास्ता है इस रास्ते से अंदर की तरफ गाड़ी ले लेते हैं और वहां जाके इस बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू करते हैं। अगर वहां पे वाइल्ड लाइफ वाले मौजूद होंगे तो उनसे रब्ता कर लेंगे, वरना फिर वहां पे जो सिक्योरिटी इदारे या पुलिस वगैरह होगी तो उसको इन्वॉल्व करेंगे, उनको कम से कम बता देंगे कि इस रोड के ऊपर सैकड़ों परिंदे इस हालत में पड़े हुए हैं। खैर, इसी इरादे से जब ये अपनी फैमिली के हमरा गांव के अंदर एंटर हुआ तो गांव में क्योंकि सुबह हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रौनक मौजूद थी और तकरीबन सारे ही गांव वाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसने गाड़ी साइड में पार्क की और साइड में पार्क करने के बाद जब वहाँ के जो बुजुर्ग थे या वहाँ के जो बड़े थे, इसने उनसे मुलाकात की तो उसने कहा कि ये जो सामने वाला रोड है जो कि इस गांव से होता हुआ गुजरता है, वहाँ पे बहुत सारे परिंदे अजीब सी हालत में मरे हुए पड़े हुए हैं। तो वहाँ के जो मुखिया थे या वहाँ के जो भी बड़े थे, उन्होंने जब इसकी बात सुनी तो कहने लगे, बेटे शायद तुम्हें पहली दफ़ा इस बात का पता चला है। यहाँ पे तो हमेशा ऐसा हुआ करता है कि जब भी मानसून आता है या बारिशों का सीज़न आता है तो जो भी परिंदे हिजरत करके इस तरफ आते हैं या यहाँ से गुजरते हैं तो कहा जाता है कि इस गांव के ऊपर से जो भी परिंदा गुजरता है उसको कुछ इस तरह की कर्ज से या इस तरह की बद्दुआ है कि वो वहीं पे गिर के यानी रोड के ऊपर ही हलाक हो जाता है। और ये अब से नहीं, ये पिछले सालों से बल्कि सदियों से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि साइंसदान भी थे या बहुत सारे तहकीक करने वाले थे, उनको भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी। जबकि जो कुछ पंडित हैं या जो इस तरह के लोग हैं या जो झाड़ फूक करने वाले हैं, जब उनसे इस बारे में मालूम किया गया तो उनका यही कहना था कि ये जो गांव है, इस गांव के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं मौजूद हैं और जब भी परिंदे यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं तो वो उनको ना सिर्फ नुकसान पहुँचाती हैं बल्कि उनको खाने की या उनका खून पीने की कोशिश करती हैं। ये बताता है कि जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वाकई में जब हम वहाँ से निकल के अपना ट्रिप मुकम्मल करके शहर में गए तो वहाँ जाके जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया या मालूमात इकट्ठी की तो वाकई में ऐसा था कि ये आसाम के अंदर जातिंगा विलेज में ये मिथ मशहूर है, जो कि अब से नहीं सालों से बल्कि सैकड़ों सालों से है कि हर बारिश के सीज़न में, चाहे वो सर्दियों में हो चाहे वो गर्मियों में हो या फिर जो मानसून का मौसम हुआ करता है, उस दौर में जितने भी परिंदे इस गांव के ऊपर से गुजरते हैं उन सारे के सारे परिंदों को आत्माएं मार दिया करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुरी आत्माएं हैं, जबकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस फिज़ा के अंदर कुछ इस तरह की गैसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से परिंदों का ये हाल हो जाया करता है। अगर फिज़ा में इस तरह की गैसेस मौजूद हो तो ना सिर्फ परिंदों का बल्कि इंसानों का भी ऐसा ही हाल हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ होता है सिर्फ परिंदों के साथ होता है और परिंदों के कभी कभी 2 टुकड़े, कभी गर्दन मुड़ी हुई या कभी उनके जिस्म से खून निकलता हुआ, इस हालत में ये लोग मिला करते हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 आज मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि बड़ी स्ट्रेंज मिथ्स हैं इंडिया की और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं, आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।